हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। ये जीव विज्ञान का जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ये आप जानते हैं कि लुसेंट का जो है कि एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है। और कहीं से आप सेट बनाइए, कहीं भी एग्ज़ाम दीजिए, आपको लुसेंट से जीव विज्ञान से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है। और यहाँ पे उसका अध्ययन हम लोग करेंगे और आप बारीकी से अध्ययन करेंगे, वहीं अध्ययन करेंगे जो क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं एग्ज़ाम में, और लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग यह जीव विज्ञान के सीरीज की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, कहा जाता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैंडमार्क ने किया था, ठीक है, एवं ट्रिवेरस ने नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था दोस्त। चलिए आगे देखिए, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी कौकों का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी सवालों का अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन किया जाता है, डेंडोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, और फियोलॉजी सर्पों का अध्ययन किया जाता है, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का अध्ययन किया जाता है, हॉर्टिकल्चर उद्यानों विज्ञान है, और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से है। तो ये क्वेश्चन दोस्त आपसे पूछे जाते हैं और आपको ये याद रखने हैं। इतने में से एक क्वेश्चन जो है कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है दोस्त। आगे हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, कहाँ के थे? ग्रीक के थे। अरस्तु के काल में शुरू हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधे, ठीक है, पौधे और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। तो पूछेगा दोस्त कि पौधे और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपना विचार सबसे पहले किसने प्रकट किया? तो अरस्तु ने किया। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है दोस्त। कौन? तो अरस्तु को कहा जाता है। आप यहाँ देखेंगे अनुमानसिकता के सिद्धांत किसने दिया था? तो यह मेंडल ने दिया था। जीव सिद्धांत किसने दिया था? तो D.H. मॉर्गन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रीज ने दिया था। और ये कई सेट में और कई जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछे गए हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हुगो डी ब्रीज ने दिया था। और अनुमानसिकता के सिद्धांत मेंडल ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्त। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। जीव द्रव सिद्धांत हर्टविग ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने, यह भी पूछा गया है। DNA द्विनाम कुंडली वाटसन एवं क्रिक ने। तो आपको ये याद रखनी है दोस्त, इतना पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे आगे क्या कह रहा है। तो अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया। वह समूह है जंतु समूह और वनस्पति समूह। याद रखिएगा कि जंतु समूह और वनस्पति समूह को किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। और लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचुरल में पूछता है कि सिस्टीमा नेचुरल किसकी पुस्तक है? तो कैरोलस लिनियस की है। आपको याद रखना है। ये संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत, पादप जगत व जंतु जगत में विभाजित किया। तो यहाँ देखिए, जंतु जगत और वनस्पति समूह को अरस्तु ने किया और लिनियस ने पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया। यह आपको याद रखनी है और पूछे जाते हैं दोस्त यहाँ से क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे देखेंगे कि लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो पूछेगा कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो यह लिनियस को कहा जाता है। आगे हम देखेंगे जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है, उसके बारे में देखेंगे। प्राकृतिक द्विजगत वर्गीकरण के स्थान अंततः हिटकर, याद रखिएगा दोस्त, हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली
ने ले लिया। ठीक है, इसके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत में विभाजित किया गया। किसके द्वारा? हिटकल द्वारा। कब? 1969 में। पूछता है क्वेश्चन कि 5 जगत में किसने विभाजित किया? तो हिटकर ने किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। कैसे याद कीजिएगा? मोनेरा, पादप, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। ठीक है, चलिए मोनेरा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो मोनेरा है इस जगत के सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तनुमेय जीव भी इसी जगत के भाग है। तो साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया किसका भाग है? तो मोनेरा जगत के भाग है। अब प्रोटिस्टा के बारे में देखते हैं। इस जगत के विविध प्रकार के एकीकोशिकीय प्राय जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित क्या? पादप और जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो यूग्लिना को कहा जाता है। यह 2 प्रकार के जीव पीढ़ती प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित इसके अंतर्गत साधारण में प्रोटोजोआ आते हैं। तो प्रोटिस्टा में क्या है दोस्तों? ये 2 स्वपोषित है। यह सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित अपने आप जो है कि भोजन बनाकर खाते हैं या अपने आप स्वपोषित होते हैं, लेकिन जब सूर्य के अभाव में ये इतर पोषित मतलब दूसरे को भक्षण करके खाते हैं। दोस्त पादप के बारे में हम लोग जानेंगे कि पादप क्या है। तो देखिए इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादन जीव सम्मिलित है। जैसे सवाल क्या है? पादप में आते हैं। मौस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे इस जगत के अंग है। किसके? तो पादप के अंग है। कवक के बारे में देखेंगे। इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा पोषित जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होते हैं। ये सभी इतर पोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। तब पूछता है क्वेश्चन दोस्त कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। जंतु के बारे में देखेंगे। इस जगत के सभी बहुकोशिकीय जंतु भोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीम, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इस जगत के अंग है। किसका? तो जंतु जगत के अंग है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई को क्या कहते हैं? तो जाति कहते हैं। दोस्त क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो आगे कह रहा है कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पीढ़ती के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। दोस्त तो यहाँ पे देखेंगे कि 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने, जिन्हें वर्गीकरण की जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, वर्गीकरण के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। यह आप याद रखिएगा कि वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। पहला शब्द वंश नाम होता है। आप किस वंश से हैं ये भी आप जानते हैं। तो पहला वंश हो गया और दूसरा हो गया जाति का नाम। ठीक है दोस्त, कोई अलग अलग जाति के भी होते हैं तो वंश और जाति दोनों हो गए। वंश एवं जाति नामों के बाद उनका वर्गीकृत वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा, जिसमें इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्त आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि देखिए मनुष्य का नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे मेढक का देखेंगे राना टिग्रिस है। बिल्ली का देखेंगे फिलिपस डोमेस्टिका है। उसके बाद कुत्ता को देखेंगे
क्लिंसी फैमिलियस है, गाय का बोस इंडिका है, मक्खी का मासुका है, ये आम का मैंजिफेरा इंडिका है। इंडिका ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्त। ये सब आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा चैप्टर में हम लोग चले आए और इसमें जो दिया हुआ है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव। जीव द्रव का नामकरण पुरकेंज नामक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में किया था। यह क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जीव द्रव का नामकरण किसने किया? पुरकेंज ने किया। यह एक पतली गाढ़ा रंगहीन लसलसा प्रभासी वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। तो जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव को। जीव द्रव दो भागों में बटा होता है। कोशिका द्रव, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में होती है। कोशिका द्रव कहाँ होती है? तो यह कोशिका के केंद्र, कोशिका में जो केंद्र होती है वो, और कोशिका झिल्ली जो उसके बाहर की तरफ होती है, उसके बीच में जो जीव द्रव होता है, जो द्रव होता है, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। आगे देखिए, केंद्रक द्रव। यह कोशिका के केंद्र में मतलब कि अंदर रहता है। यह केंद्रक द्रव है, यानी केंद्र के अंदर रहता है। जो यहाँ केंद्र है उसके अंदर रहता है, उसे कहते हैं केंद्रक द्रव। जीव द्रव का 99% भाग निम्न 4 तत्व से मिलकर बना है। कौन कौन? ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। जीव द्रव का 80% भाग जल होता है। यह आप याद रखेंगे, पूछता है क्वेश्चन कि जीव द्रव का लगभग कितना भाग जल होता है? तो 80% भाग जल होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? तो जीव द्रव में अकार्बनिक 81 होता है और कार्बनिक 19 होता है दोस्त। ये अनुपात है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए कोशिका के बारे में देखेंगे। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटोइन लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व उसका निर्माण किया था। तो आप समझेंगे बात को कि कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? तो एंटोइन लीवेनहॉक ने देखा था। कोशिका के अध्ययन को, विज्ञान को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलेस्टिकामा की है। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा गैलेस्टिकामा की है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, सब कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन एवं थियोडर स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह स्लाइडेन और स्वान ने किया था 1838 से 39 में। यह क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में। ठीक है, चलिए उसके बाद में है कि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन तो कर दिया, लेकिन ये नहीं खोजा कि नए कोशिका का निर्माण होता कैसे है। तो पहली बार रडोल्फ विर्चो 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। किसने कहा? तो रडोल्फ विर्चो ने। यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यह रडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में कहा था बात को। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादन से बनते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। आगे कह रहा है कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है, ठीक है,
कोशिका का यहाँ पे है कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। ठीक है, केंद्रक के कारण ही कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग देखेंगे तो इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। किसमें? प्रोकैरियोटिक में, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता, केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरा नहीं रहता है। किसको? प्रोकैरियोटिक को। इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिस्टोन नामक प्रोटीन किसमें नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। जीवाणुओं एवं नीलहरी शैवाल में ऐसी कोशिकाएं मिलते हैं। तो आप समझेंगे कि जीवाणु और नीलहरी शैवाल में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, और इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन भी नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरे सुस्पष्ट केंद्रक पाए जाते हैं, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन की संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इनके अलावा केंद्रक होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक में होते हैं दोस्त। ये है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या क्या अंतर है। तो आप देखेंगे कि कोशिका भित्ति जो है वह प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। तो ये अंतर आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हम चलते हैं जहाँ क्वेश्चन बनते हैं दोस्त। तो आप देखेंगे कि अब हम कोशिका के मुख्य भाग की ओर बढ़ते हैं। आप तो समझे कि कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले कोशिका का विभाजन किसने देखा, ये सब बात हम लोग समझ गए हैं। अब कोशिका भित्ति की मुख्य भाग को हम लोग जानेंगे। तो कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है, कई बार पूछा गया है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायता करती है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लैकन का बना होता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लैकन का बना होता है। चलिए कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कोशिका झिल्ली कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरी रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। इसके मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों को निर्धारित करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यहाँ पे आप समझिए दोस्त कि कोशिका भित्ति पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है और यह सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, जहाँ पे कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड से बनी होती है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों में यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्त। यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे दोस्त। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि तर्ककाय। अब देखिए तर्ककाय की खोज जो है वह बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। आप देखिए कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती थी और तर्ककाय जो है वह जंतु कोशिका में पाई जाती है। तर्ककाय के अंदर एक या दो कण जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करती है। यह क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों कि समसूत्री विभाजन में किस ध्रुव का निर्माण कौन करता है, तो यह करता है तर्ककाय। ठीक है, जो जंतु कोशिका में पाई जाती है। अंतःद्रव जालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलयुक्त जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःद्रव जालिका
कहते हैं। प्रायः यहाँ पे दिया हुआ है, प्रायः राइबोसोम अंतःद्रव जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है, आप नाम सुने होंगे, तो राइबोसोम अंतःद्रव जो जालिका होती है उसके बाहरी स्तर पर चिपका रहता है, जिससे अंतःद्रव जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं। इसे खुरदली अंतःद्रव जालिका कहते हैं। जहाँ राइबोसोम मिलते हैं वहाँ जो है खुरदली ऊंच नीच होती है, यह अंतःद्रव जालिका उसी को कहते हैं, खुरदली।